खबर न्यूज़ में अभी हम हैं पटना और हमारे साथ हैं मशहूर अफसाना निगार और उर्दू तहरीक से एक अरसे से जुड़े जनाब फ़खरुद्दीन आरफी साहब। फ़खरुद्दीन आरफी साहब का तारुफ़ ये है कि वो अफसाना निगार भी हैं, अदीब भी हैं, रिसाला के मुदीर भी रहे और बतौर ख़ास उर्दू तहरीक से और प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी साहब की तहरीक से जुड़े रहे और उर्दू के लिए कल भी ये अपने आप को वक्फ़ समझते थे, आज भी उर्दू के लिए वक्फ़ हैं, उर्दू का काम करते रहते हैं, उर्दू तहरीक की बात करते रहते हैं। उर्दू से जुड़े हुए कुछ मसलों पर इनसे अभी हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहला सवाल ये है फ़खरुद्दीन आरफी साहब कि जो बिहार का जो उर्दू इदारा है उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? डॉक्टर बिस्मिल्लाह आरफी साहब, हकीकत तो ये है कि इस वक्त जितने भी उर्दू के इदारे हैं, ख़्वाह वो सरकारी हों या नीम सरकारी हों, सबकी हालत खस्ता है, सब गैर फ़ाल हैं, गैर मुतहर्रिक हैं, सिवाय उर्दू डायरेक्टरेट के। उर्दू डायरेक्टरेट अपनी सतह पे तकरीबात का अहतमाम भी कर रहा है और उसकी सरगर्मियाँ गोया मामूल पे हैं। बाकी दूसरा कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसकी सरगर्मियों से उर्दू तहरीक आगे बढ़ रही हो या उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ हासिल हो रहा हो या उर्दू आबादी को ये महसूस हो रहा हो कि उर्दू का कारवां आगे बढ़ रहा है। तो आपका इशारा ये है कि उर्दू डायरेक्टरेट के अलावा कोई भी इदारा फ़ाल नहीं है, तो उन इदारों का नाम भी बताइए ताकि जो नए सुनने वाले हैं वो जान सकें। हाँ, मसलन ये कि जो गैर सरकारी इदारे हैं या नीम सरकारी इदारे हैं, तो ऐसे एक इदारे में जो ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन सरकार से उसका गहरा ताल्लुक़ है, सरकार की ग्रांट पे वो इदारा चल रहा है और जो वज़ीर आला होते हैं वही उसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होते हैं, या माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसका जो वज़ीर होता है वो उसका कायम मुकाम सदर होता है। मेरी मुराद है बिहार उर्दू एकेडमी से। बिहार उर्दू एकेडमी का क़याम 1972 ईस्वी में अमल में आया था, जब बिहार के गवर्नर श्री देवकांत बरुआ जी थे, और अपने क़याम के बाद से ही ये इदारा यानी बिहार उर्दू एकेडमी हमेशा सरगर्म रही, फ़ाल रही, मुतहर्रिक रही, किताबों की इशाअत के लिए मुसव्विदे को मंजूर करती रही, उन पर माली ताउन करती रही, मतबूआ किताबों पर अवार्ड भी देती रही, लाइब्रेरीज़ को एड देती रही, स्कॉलरशिप देती रही, और उसका जो अदबी तर्जुमान है माहनामा ज़ुबान व अदब वो शाया होता रहा और वो तो आज भी शाया हो रहा है। वही एक रिसाला बिहार उर्दू एकेडमी का इस वक्त है जो बिहार उर्दू एकेडमी की इज़्ज़त और आबरू को बचाए हुआ है। उस रिसाले के इशाअत के अलावा फ़िल वक्त बिहार उर्दू एकेडमी दूसरा कोई भी काम नहीं कर पा रही है। अब आइए, एक इदारा है जो हुकूमत की ग्रांट से वो इदारा चलता है, जिसका माजी बहुत ताबनाक रहा है, जिस इदारे से प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी जैसी शख्सियत वाबस्ता रही है, ग़ुलाम सरवर जैसी शख्सियत वाबस्ता रही है। मैं ख़ुद उस इदारे से ज़ाती तौर पर वाबस्ता रहा हूँ। मेरी मुराद है अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार। एक ज़माना था जब उसकी ग्रांट सरकार की तरफ से सिर्फ 4 लाख रुपए हम लोगों को मिला करते थे, लेकिन 4 लाख की बहुत मामूली रकम में हम लोग उस वक्त 4 मुलाजमीन की तनख्वाह भी अदा करते थे, टेलीफोन का बिल भी देते थे, बिजली के बिल की अदायगी भी होती थी, और हल्क़ा अदब बिहार का अदबी तर्जुमान माहनामा मरीख़ भी पाबंदी वक्त के साथ शाया हुआ करता था। आज ग्रांट की रकम में काफ़ी इजाफ़ा हो गया है, यानी कई गुना इजाफ़ा हो गया है, लेकिन हम जब देखते हैं अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की सरगर्मियों पर निगाह डालते हैं तो बहुत मायूसी होती है, इसलिए कि वो इदारा एक तरह से जो है गैर फ़ाल, गैर मुतहर्रिक हो चुका है और उसकी कोई भी सरगर्मी आवाम के दरमियान देखने को नहीं मिल रही है। तो सरकार की जो ग्रांट देती है
اس کا صحیح مصرف لیا جا رہا ہے کہ نہیں. میرے خیال میں حکومت کا یہ بھی ایک کام ہے, صرف گرانٹ دے دینا ہی کام نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اس کا احتساب کرے کہ حکومت کی طرف سے جو رقم کسی بھی ادارے کو دی جا رہی ہے اس کا صحیح استعمال ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس سمت میں حکومت کو کوشش کرنی چاہیے, نگرانی کرنی چاہیے, ضرورت ہو تو جانچ کمیٹی بیٹھالنی چاہیے کہ یہ ادارے جن کو سرکار باضابطہ طور پر گرانٹ دینے کا کام کر رہی ہے برسوں سے, وہ ادارے آج بالکل غیر فعال, غیر متحرک یا مردہ کیوں ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو گرانٹ دی جاتی ہے وہ اردو کے فروغ کے لیے, اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے آج نہ اس ادارے کی جانب سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے اردو کا فروغ ہو سکے, اردو زبان آگے بڑھ سکے. اس لیے اس ادارے کا ماضی تو بہت تابناک رہا ہے. پروفیسر عبد المغنی کی قیادت میں وہی انجمن ترقی اردو بہار ہے جس نے پورے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریاست بہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دلایا, اور بہت ساری سہولتیں ملیں. مترجم کی بحالی ہوئی, نائب مترجم کی بحالی ہوئی, اور بھی دفاتر میں اردو عملوں کی بحالی عمل میں آئی, اور آج بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں کی بحالی اردو کا کام کرنے کے لیے کی گئی تھی ان لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض اور حق ادا کیا یا نہیں کیا. اچھا, ابھی آپ نے بہار اردو اکیڈمی کا ذکر کیا کہ اس میں پوری طرح یہ ٹھپ ہے ایک طرح سے, تو چیئرمین نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. تو کیا جیسے آپ پٹنہ میں مقیم ہیں, پٹنہ میں رہتے ہیں, تو کیا آپ نے کبھی کوشش کی کہ وزیر اعلیٰ تک یہ بات پہنچائی جائے؟ لوگوں نے بارہا اس بات کی کوشش کی کہ وزیر اعلیٰ تک اردو کے مسائل کو پہنچایا جائے, ان سے گفت و شنید کی جائے, اور جو زمینی سطح کے اردو زبان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو وزیر اعلیٰ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس لیے کہ اس وقت جو سیاسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں, موجودہ بہار کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتیش کمار ایک ایسی شخصیت ہیں جو بلا شبہ سیکولر ہیں, اور سیکولرزم ہی ان کی طاقت ہے. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے, بہار کی اردو آبادی ان کی حکومت سے بہت قریب تھی, اور اس زمانے میں اردو کے بہت سارے کام بھی ہوئے تھے. لیکن گزشتہ جو اسمبلی کا انتخاب ہوا اور اس کے جو نتائج سامنے آئے تو وہ نتیش جی کی نظر میں بہت مایوس کن نتائج تھے, جس سے متاثر ہو کر گویا اردو آبادی اور نتیش کمار صاحب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا رشتہ ناتا واسطہ اس وقت بہار کی اردو آبادی سے اس طرح سے مستحکم اور مضبوط نہیں ہے جیسا کہ ماضی میں رہا تھا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار صاحب اس بات کی شعوری کوشش کریں کہ ایک مرتبہ پھر یہ خلیج ختم ہو, یہ دوریاں ختم ہوں, یہ فاصلے کم ہوں, اور بہار کی اردو آبادی جس طرح سے ان پر پہلے اعتماد کرتی تھی, پہلے بھروسہ کرتی تھی, ان پر بھروسہ کرنا شروع کرے. اور بہار کی اردو آبادی ان پر بھروسہ تبھی کرے گی جس طرح سے عملی طور پہ پہلے وہ اردو زبان کا کام کیا کرتے تھے, اقلیتوں کا کام کیا کرتے تھے, اس طرح سے وہ کام کرنے کے لیے آگے آئیں. اور ان اداروں کا جن کا میں نے ذکر کیا, خواہ وہ بہار اردو اکیڈمی ہو یا اردو مشاورتی کمیٹی ہو, جو بہت زمانے سے بغیر کسی مجلس عاملہ کے چل رہی ہے, بغیر کسی وائس چیئرمین کے چل رہی ہے, اردو مشاورتی کمیٹی میں تو چیئرمین بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو لاوارث صورتحال ہے ان اداروں کا, وہ صورتحال کو ختم ہونا چاہیے. یہ اردو آبادی کے حق میں بھی ہے, اور میں وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے بھی حق میں ہے, اس لیے کہ آپ کی طاقت اردو آبادی ہے. آپ اگر سنجیدگی سے غور کیجئے گا اور تجزیہ کیجئے گا تو موجودہ سیاسی تناظر میں اس وقت بہار کی اردو آبادی کے تعاون کی اور ان کی دوستی کی, ان کو قریب لانے کی سب سے زیادہ ضرورت وزیر اعلیٰ بہار کو ہے. اور اردو آبادی کو اس لیے ہے کہ اردو آبادی یہ چاہتی ہے کہ بہار میں اردو زبان فروغ پائے اور دوسری سرکاری زبان اپنی حیثیت کے ساتھ, قانونی حیثیت کے ساتھ ترقی کا سفر طے کرے.
एक बात और सुनने को मिलती है मुझे कि पटना में कई ग्रुप हैं, कई लोग अपने अपने ज़ाती कोशिश कर रहे हैं कि मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया जाए, मुझे बना दिया जाए, मुझे बना दिया जाए। तो मेरा सवाल ये आपके ज़रिए से ये है कि वज़ीर आला तो खुद मुख्तार है, उनको किसी सिफारिश की, उनके यहाँ कोई हाज़िरी लगाए इसकी उनको कहाँ ज़रूरत है। वो जो मुनासिब समझते हैं बना दें। 4-4 5-5 साल से वाइस चेयरमैन नहीं है तो वो मोहताज थोड़े हैं। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर बिस्मिल्लाह आरफी साहब कि वज़ीर आला खुद मुख्तार हैं और सारे इख्तियारात उनके हाथ में हैं। वो जब चाहें, जिस दिन चाहें ये काम हो सकता है। सारे इदारों की नई तश्कील हो पाती है। लेकिन अब मैं आज तक ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर वज़ीर आला की ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं उनके सामने जिसकी वजह से वो इन तमाम इदारों की, जिनका नाम पहले इस इंटरव्यू में आ चुका है, उन इदारों की तश्कील नौ नहीं हो पा रही है। अब रह गई बात ये कि हर आदमी ये चाहता है कि उसको ओहदा मिले, उसको कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट मिले। लोग दौड़ रहे हैं तो लोगों का काम है दौड़ना। जिस तरह से असेंबली का इंतखाब होता है और जीत कर जो है कानून साज असेंबली के अरकान तमाम बिहार से आते हैं और बिहार में जमा होते हैं, तो मिनिस्टर तो सब नहीं बन पाते हैं। जाहिर है कि उनमें से 30, 35, 40, 45, 50 इतने ही वज़रा को लिया जाता है कैबिनेट में। बाकी लोग तो नाराज़ होते ही हैं, बाकी लोगों की तो दिल शिकनी होती ही है। तो इतनी बड़ी हुकूमत में जब वज़ीर आला आगे बढ़ कर के बोल्ड स्टेप लेकर के जिसको चाहते हैं वजारत दे देते हैं, तो ये छोटे छोटे इदारे हैं, उनमें चेयरमैन नामज़द करने में, मेंबर्स नामज़द करने में या वाइस चेयरमैन की नामज़दगी में न जाने उनको क्या दुश्वारी है। मैं उनसे एक मरतबा मुखलिसाना अपील करता हूँ कि आप उर्दू के मसीहा कहे जाते हैं, आप उर्दू के दोस्त कहे जाते हैं, आप पर उर्दू आबादी, बिहार की उर्दू आबादी सबसे ज़्यादा एतमाद करती है, सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। आप आगे आएँ, अब बिहार की उर्दू आबादी को अपने गले लगा करके उनके मसाइल को सुने और उन मसाइल को हल करने की अपनी सतह से पहली कोशिश करें कि उर्दू आबादी के सारे मसाइल हल हो सकें। अब उसमें एक बड़ा मसला इस वक्त जो है बिहार की उर्दू आबादी का, वो ये है कि उर्दू की लाजमियत को फिल वक्त ख़त्म कर दिया गया है। और ये मानक मंडल का जो नया ग्रुप बना है, तो जिसमें यूनिट कम कर दी गई है। पहले उर्दू ज़ुबान की एक जो है बिल्कुल सेपरेट यूनिट हुआ करती थी और उर्दू पढ़ने वाले बच्चे 100 मार्क्स का उर्दू एक लाजमी सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ा करते थे। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, आज वो ऑप्शनल पेपर की हैसियत हो गई है उसकी। और ज़ुबान का एक समूह है जिसमें कई ज़ुबानें हैं, भोजपुरी भी हैं, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, संस्कृत भी है, आपके दरभंगा की मैथिली ज़ुबान भी है। इस तरह की दूसरी जो ज़ुबानें रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। और उर्दू की वो हैसियत जो आज़ादी से कब्ल से चली आ रही थी, वो हैसियत यकीनन आज कमज़ोर हुई है। इस जानिब वज़ीर आला को सोचना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और उर्दू आबादी का खोया हुआ वक़ार एक मरतबा फिर से बहाल हो सके, इसके लिए उनको मुस्बत फ़ैसले लेने चाहिए। ये उनके भी हक़ में है, हुकूमत के भी हक़ में है और उर्दू आबादी के भी हक़ में है।